तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 24 जुलाई की करंट अफेयर। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना को किस राज्य ने शुरू किया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि उत्तर प्रदेश। तो देखिए जो कोरोना काल चल रहा था उस दौरान बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अलग अलग राज्यों में जहाँ पर उन्होंने अपने गार्जियन को खो दिया है। तो अलग अलग राज्यों में यह बाल सेवा योजना भी चलाई जा रही है। आपको बता दें कि एक योजना तो उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई है, बाल सेवा योजना, और इसके अलावा अगर बात करें तो एक योजना और चलाई गई थी, कहाँ पर, हरियाणा में, और इसका नाम भी यही था यानी कि बाल सेवा योजना ही नाम था। इसके अलावा कर्नाटक, असम और तमिलनाडु में भी ऐसी ही मिलती जुलती जो योजनाएं थी वो चलाई जा रही हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बाल सेवा योजना के बारे में। तो इस योजना को पीएम केयर्स फंड से भी जोड़ा गया है और सीएम योगी ने यह भी बताया कि कुल मिला के 4050 बच्चे या तो अनाथ हो गए या एक माता या पिता या कानूनी अभिभावक को खो गए हैं। ऐसे बच्चों को हर महीने 4000 रुपये दिए जाएंगे और उनके 18 साल के होने तक सरकार उनकी देखभाल भी करेगी। तो याद रखना, बाल सेवा योजना इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में भी हुई है, हरियाणा में भी इसकी शुरुआत मई में की गई थी और इसके अलावा यही योजना कर्नाटक में भी चलाई जा रही है। तो हर राज्य की जो योजनाएं हैं वो अलग अलग है लेकिन नाम नियर अबाउट सेम है। और इसके अलावा असम और तमिलनाडु में भी योजनाएं चलाई जा रही हैं लेकिन उसका कोई नाम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सम्मेलन एक आयोजित किया गया था। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसका आयोजन किया गया था हरियाणा में, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। और देखिए इसमें जो मुख्य अतिथि रहे वो थे भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी। और ये जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी समिट हुआ इसका जो थीम रहा, विषय रहा, वो क्या था, भविष्य के विश्वविद्यालय, संस्थागत लचीलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक प्रभाव का निर्माण। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया यानी कि NHAI के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो ये जो अतिरिक्त प्रभार है ये दिया गया है अरमाने गिरधर को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और आपको बता दें कि नए मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनके शपथ लेने के बाद 1988 बैच के IAS अधिकारी सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड के नए चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं। और आपको पता होगा कि सुखबीर सिंह संधू ही NHAI के अब तक जो थे वो अध्यक्ष थे। NHAI के अध्यक्ष कौन थे, सुखबीर सिंह संधू जी थे। तो अब ये सुखबीर सिंह संधू जी जो हैं ये बन गए हैं मुख्य सचिव कहाँ के, उत्तराखंड के। तो इसके बाद अब इस पद को दिया गया है गिरधर अरमाने को। तो याद रखना कि NHAI का जो वर्तमान अध्यक्ष बनाया गया है वो गिरधर अरमाने को बनाया गया है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है ये आपको मिलेगा नई दिल्ली में, यह भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस बैंक के साथ अपने कर्मचारियों यानी कि जो वर्तमान सेवा में सेवारत हैं और जो भूतपूर्व कर्मचारी हैं उनके लिए वेतन खातों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, किस बैंक के साथ। तो ये बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय नौसेना के जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लाई हैं, जो एक्स एम्प्लाई हैं, अब उनकी जो सैलरी होगी या फिर पेंशन होगी वो कोटक महिंद्रा बैंक के माध्यम से आएगी। और अगर बात करें भारतीय नौसेना के बारे में तो वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है, ये हैं एडमिरल करमबीर सिंह, याद रखना। और नौसेना की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950। कोटक महिंद्रा बैंक के वर्तमान में CEO कौन है, ये हैं उदय कोटक। इन्होंने ही कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना भी की है। और कब हुई थी, 2003 में फरवरी के महीने में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। अब ये बताओ कि हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। हैती के बारे में आप लोगों को याद होगा कि हैती में अभी कुछ समय पूर्व भी वहाँ के जो राष्ट्रपति थे जोवेनिल मोइस, उनकी कुछ बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उसके बाद वहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बन गए हैं एरियल हेनरी। ठीक है, हालांकि ये भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही होंगे क्योंकि अभी हैती में सितंबर में चुनाव निर्धारित है और इस दौरान हेनरी ने एकता और स्थिरता की अपील की है। अच्छा ये बताओ कि जो एनरिक हेनरी हैं इनको नया प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया। तो आपको बता दें कि हैती की सरकार ने मंगलवार 20 जुलाई को औपचारिक रूप से एरियल हेनरी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया है। उन्हें राष्ट्रपति जोवेनिल मोइस ने हत्या से पहले ही देश के अग्रिम प्रधानमंत्री के तौर पर नामित किया था।
तो हेनरी ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री क्लाउड जोसेफ के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया है। और आपको याद होगा कि करीब 2 हफ्ते पहले मौसे की साजिश के तहत गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2021 में अमन गुलिया और सागर जगलान ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो अभी आप ये बताओ कि कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? आपको पता है? फिलहाल अमन गुलिया और सागर जगलान ने यहाँ पर गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक को जीता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। और ये भी याद रखना कि कैडेट विश्व चैंपियनशिप का जो आयोजन स्थल है वो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित हो रहा है। तो याद रखना बुडापेस्ट में इसका आयोजन अभी चल रहा है। तो अमन गुलिया 48 किलोग्राम और सागर जगलान 80 किलोग्राम ने पुरुषों की फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में खिताब जीतकर भारत को इतिहास में पहली बार टीम चैंपियनशिप का खिताब दिलाया है। एक अन्य भारतीय वर्षा ने 65 किलोग्राम वर्ग में तुर्की की डुइगु जनरल को हराकर कांस्य पदक भी जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना सरकार ने दलित सशक्तिकरण योजना का नाम बदल दिया है। आपको पता है कि दलित सशक्तिकरण योजना का नया नाम क्या होगा? तो इसका नया नाम कर दिया गया है दलित बंधु योजना। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। और यह जो योजना है ये दलित सशक्तिकरण के उद्देश्य से है। इसे पूरे राज्य में 1200 करोड़ रुपए के खर्च के साथ इसे लागू किया जाएगा। दरअसल तेलंगाना सरकार राज्य के दलितों के सशक्तिकरण के लिए एक विशेष योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक लाभार्थी दलित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद सुनिश्चित की गई है। और क्योंकि बात यहाँ पर तेलंगाना की हो रही है तो इसकी राजधानी कहाँ पर है? हैदराबाद में है। गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन है। और मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। विधानमंडल ये द्विसदनीय है जिसमें विधान परिषद में 46 सीटें हैं, विधानसभा में 119 सीटें हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 7 हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 17 हैं। इसका जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? हैदराबाद में है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर्स के लिए सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण की घोषणा की है? तो याद रखना कि कर्नाटक भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने यहाँ जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब में 1% रिजर्वेशन की बात कही है। तो कर्नाटक सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार ने इस संबंध में हाई कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें यह बताया गया है कि कर्नाटक सिविल सेवा सामान्य भर्ती नियम 1977 में संशोधन के बाद एक अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। अधिसूचना नोट में यह भी कहा गया है कि ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में उसी श्रेणी के पुरुष या महिला को नौकरी दी जा सकती है। तो याद रखना कि ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। हाल ही में ओलंपिक का आदर्श वाक्य बदल दिया गया है। क्या आपको पता है कि ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या होगा? तो फ्रेंड्स पहले इसका नाम था सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस। अब इसकी जगह पर एक नाम आगे और बढ़ा दिया गया है, मतलब एक शब्द और जोड़ दिया गया है और वो क्या है? कम्युनिस्ट। सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस और कम्युनिस्ट। तो ये अब नया हो गया है। ऑप्शन बी ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य यही बना दिया गया। तो ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक्य में अब अधिक तेज, उच्चतर और अधिक मजबूत के साथ एकजुट शब्द भी जोड़ दिया गया है। कोरोना महामारी के बीच 23 जुलाई से शुरू हो रहे खेलों से पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में यह फैसला लिया गया। पहले ओलंपिक का आदर्श वाक्य 3 लैटिन शब्दों सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस से बना था, जिसके हिंदी में माने क्या होते हैं? अधिक तेज, उच्चतर और अधिक मजबूत। अब इसमें एकजुट शब्द भी जोड़ दिया गया है, यानी कि कम्युनिस्ट। तो इस बदलाव का प्रस्ताव आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाक ने रखा था, जिन्हें अप्रैल में कार्यकारी बोर्ड ने मंजूरी दे दी थी। बाक ने कहा था कि कोरोना महामारी से निपटने के प्रयासों के कारण इसमें एकजुट शब्द जोड़ा जाना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि आईओसी की स्थापना कब हुई थी? तो आईओसी की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। 23 जून 1984। और यही वजह है कि प्रतिवर्ष 23 जून को वर्ल्ड ओलंपिक डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा ये जो पहला ओलंपिक था वो कब खेला गया था? तो पहला ओलंपिक 1896 में ही खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था? ग्रीस की राजधानी एथेंस में खेला गया था। पैरालंपिक खेलों का जो जनक माना जाता है, किन्हें माना जाता है पैरालंपिक खेलों का जनक? तो ये माने जाते हैं सर लुडविन गुटमैन। सर लुडविन गुटमैन को पैरालंपिक खेलों का जनक माना जाता है। और याद रखना कि 2020 के जो समर ओलंपिक थे वो अभी हाल ही में 2021 में खेले जा रहे हैं। कहाँ पर?
23 अप्रैल 2021 से टोक्यो जापान में। अच्छा ये बताओ कि जो विंटर ओलंपिक होंगे नेक्स्ट ईयर, विंटर ओलंपिक 2022, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा बीजिंग चीन में, याद रखना बीजिंग चाइना में इसका आयोजन होगा। इसके बाद बात करें तो 2024 के जो समर ओलंपिक होंगे, समर ओलंपिक, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन पेरिस में होगा। कहाँ पर? फ्रांस में। और फिर 2026 में विंटर ओलंपिक होगा, तो ये कहाँ पर होगा? ये होगा इटली में। और ये भी याद रखना कि 2032 के जो समर ओलंपिक होंगे वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे। तो याद रखना ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2032 का जो समर ओलंपिक होगा वो कहाँ पर होगा? ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ के कांटेदार बैगन यानी कि स्पाइनी ब्रिंजल को जीआई टैग दिया गया है? तो ये जो कांटेदार बैगन होता है ये पैदा होता है वेल्लोर। वेल्लोर कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में स्थित है, याद रखना इसको। और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया था 23 जुलाई को। तो फ्रेंड्स क्योंकि बात यहाँ पर डेज की हो रही है तो आइए एक बार देख लेते हैं हम लोग कि अभी हाल ही में जुलाई में कौन कौन से दिवस और कब मनाए गए। तो 1 जुलाई को क्या मनाया गया था? आपको पता होगा 1 जुलाई को मनाया गया था राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे, और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस दोनों मनाया गया था। 2 जुलाई को क्या मनाया गया? विश्व यूएफओ डे मनाया गया और विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। बात करें 3 जुलाई की तो मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, ठीक है। और फिर बात करते हैं 6 जुलाई के बारे में। तो 6 जुलाई को क्या था? वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया गया। फिर 9 जुलाई आता है। 9 जुलाई को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, नेशनल फिश फार्मर डे। और फिर 11 जुलाई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, ये इस दिन मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। फिर बात करते हैं 12 जुलाई की। तो 12 जुलाई को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय सादगी दिवस मनाया गया। इसके अलावा मलाला दिवस भी मनाया जाता है 12 जुलाई को ही, मलाला डे के रूप में, ठीक है। और फिर 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया। 15 जुलाई को आपको याद होगा मैंने बताया था। 16 जुलाई को क्या मनाया गया था? विश्व सर्प दिवस मनाया गया था। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और वर्ल्ड इमोजी डे दोनों मनाया गया था। कब? 17 जुलाई को। बात करते हैं 18 जुलाई की, मनाया गया था नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 जुलाई को विज्ञान अन्वेषण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस दोनों मनाए गए थे। कब? 20 जुलाई को। और अब 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। तो ये हो गए जुलाई माह के सभी इम्पोर्टेंट डेज। तो आपको बता दें कि 23 जुलाई 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। और यही वजह है कि 23 जुलाई को प्रतिवर्ष इंडियन प्रसारण दिवस यानी कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में जो पहला रेडियो प्रसारण हुआ था कब हुआ था? 23 जुलाई 1927 को। याद रखना कि सरकार ने 1 अप्रैल 1930 को प्रसारण अपने हाथ में ले लिया और इसका नाम बदलकर कर दिया था इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। और 1932 में इसका नियंत्रण सदैव के लिए सरकार ने ले लिया था। भारतीय राज्य प्रसारण सेवा 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो में बदल गया और AIR को दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रसारण संगठनों में से एक माना जाता है। तो सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अब द स्ट्रेंजर इन द मिरर नामक एक किताब की बात करते हैं। तो द स्ट्रेंजर इन द मिरर ये किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स ये रचना है राकेश ओम प्रकाश मेहरा की। तो इनकी कुछ फिल्में हैं जो कि काफ़ी चर्चा में रहीं। अगर आपने रंग दे बसंती नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही शानदार मूवी है। इसके अलावा अभी हाल ही में इनकी एक फिल्म और आई है तूफान नाम से। तो ये फिल्म हालांकि चल नहीं पा रही है। और इसके अलावा कुछ और फिल्में थी जैसे कि भाग मिल्खा भाग, डेली 6 वगैरह। और एक किताब और याद रखना आप लोग, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी। तो ये किताब याद रखना, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी। तो ये किताब लिखी गई है इम्तियाज़ अनीस की, मतलब किताब है ये। तो इम्तियाज़ अनीस ने लिखा है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी। हालांकि यह एक अलग MCQ हो सकता था लेकिन मैं इसी में करवा देता हूँ। और ये भी याद रखना कि केरल राज्य का जो पहला बुक विलेज खुलेगा वो कोल्लम में खुलेगा। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर एग्जाम। और अब बात करते हैं क्विज नंबर 202 के बारे में। प्रश्न था क्या कि हाल ही में समाचारों में रहा पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट ये फ्रांस में है। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में INS तबर ने फ्रांस के पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट में प्रवेश किया है। और पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट ये फ्रांस का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये टूलान के बाद दूसरा फ्रांसीसी सैन्य बंदरगाह है। तो यहाँ पर है पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट जो कि स्थित है कहाँ पर? फ्रांस में, ऑप्शन सी। अब ये बताओ
कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है। और ये मैं बता दूं कि ये जो करंट अफेयर है ये कब का है, ये फरवरी के महीने का है, फरवरी 2021 के महीने का है। तो ये आपके करंट अफेयर की प्रिपरेशन को करेगा टेस्ट। तो बताओ कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर है, इसका उत्तर देंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तब आप इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर देना, और टेलीग्राम पर इसकी PDF आपको दी जाती है, तो टेलीग्राम पर जाकर इसकी PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मंथली PDF तो इसके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मंथली PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।